हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं और बहुत स्कोरिंग सेक्शन भी है. लेट्स जस्ट डू देम. First question, let f of x be differentiable on the interval 0 to infinity such that f of 1 is 1 limit t tends to x. So limit के लिए वेरिएबल t है. ध्यान देना, जो भी काम करें आप वेरिएबल as t कंसिडर करेंगे, x will be treated as a constant. Then f of x is what? तो लिमिट इवैल्यूएट करेंगे और वहीं से हमें f of x मिलेगा. t अप्रोचिंग x, बच्चा t की जगह पे अगर हम x पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म हमें मिल रहा है. अननोन फंक्शन के ऊपर बेस्ट है, देयर इज ओनली वन चॉइस, यू गो अहेड विद LH रूल. सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट. सो -x² f डैश t. t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. t इज अप्रोचिंग x. अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो चुका है, t की जगह पे x पुट करते हैं, वैल्यू आ गया एंड दिस इज बीइंग गिवन टू अस एज 1 है ना. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है और वो भी लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जो कोई भी परफेक्ट डेरिवेटिव कन्वर्शन में कंफर्टेबल है वो इसे उससे भी हैंडल कर सकते हैं. लेट्स जस्ट डू इट बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैं -x² से दोनों तरफ डिवाइड कर देती हूँ. सो वी गेट dy/dx f डैश x है ना, दैट इज dy/dx एंड दिस इज -2/x into y. And on the other side, perfect. Integrating factor is e power -2/x. So this is e power -2 log x, बचा 1/x². So answer is y into the integrating factor is equal to integrating factor into q of x and that is -1/x² further. तो x power 4 कर देते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं. y/x² is equal to, ये आ गया 1/3 x³ प्लस c. करेक्ट. अब c को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है. हियर इट इज. x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 पुट करें तो इट शुड बी सैटिस्फाइंग. सो वी गेट 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c. सो वैल्यू ऑफ c इज 1 - 1/3 बचा 2/3. बस यहाँ पे हम 2/3 पुट कर देते हैं. y इन टर्म्स ऑफ x हमें लिखना है तो x² से कर दिया मल्टीप्लाई. सो हियर इट इज. अब देख लें, आंसर इज 1/3x प्लस 2x²/3. हियर इट इज. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. It says let g of x be x minus 1 whole power n upon log cos power m of x minus 1. m and n are integers. m non-zero है, n greater than 0 है. That means n is a natural number and m can be any integer, non-zero integer. Let p be the left hand of mod x minus 1 at x equal to 1, जो कि हम orally बता सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 ड्रॉ करने की भी हमें जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए. क्विक विजुलाइज होता है, इसका स्लोप 1 होता है, इसका स्लोप -1 होता है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप, सो दैट इज -1. तो बच्चा p का वैल्यू इट इज -1. अब हमें m एंड n के वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच g ऑफ x x टेंड्स टू 1 प्लस शुड बी -1. सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते हैं क्विक. सो x टेंड्स टू 1 प्लस, तो x के पे 1 प्लस h पुट कर देते हैं, डायरेक्टली करते हैं, टाइम बचाना है ना. अपॉन लॉग कॉस पावर m 1 प्लस h माइनस 1. बच्चा h अप्रोचिंग 0, दो वी राइट इट एज 0, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि h इज ऑलवेज नेग्लिजिबली स्मॉल, ए पॉजिटिव क्वांटिटी. फाइन है, आगे बढ़े. बच्चा n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है एंड m के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन h टेंड्स टू 0 पे ये 1 बनेगा तो ये 0, तो ये पूरा चीज 0 को अप्रोच कर रहा है. राइट. तो बिगर कोई टाइम वेस्ट किए वी कैन स्ट्रेट अवे प्रोसीड विथ LH रूल. ठीक. एंड उससे पहले आप इस m को भी बाहर ला सकते हैं. योर वर्क विल गेट सिंपलर. आज इट इज रखते हुए भी आप कर सकते हैं. ठीक है. अब LH रूल अप्लाई करें. दिस इज n h पावर n माइनस 1. बच्चा लॉग का डिफरेंशिएशन और m को हम बाहर ला चुके हैं. राइट. सो 1/cos h, cos का डेरिवेटिव माइनस sin h. h टेंड्स टू 0 एंड वी वांट इट टू बी -1. डन. अब h की जगह पे 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है. h टेंड्स टू 0 पे ये तो बनता है 0. बच्चे दोनों तरफ माइनस है, प्लस कर देते हैं. ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है एंड ये वाला वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो n के ऊपर डिपेंडेंट होगा. अगर n का वैल्यू 1 है तो इन दैट केस दिस विल बिकम 1, h
power 0, that will become 1, right? So 1 by 0 ये तो इनफाइनेटली लार्ज रिजल्ट देगा, तो ये तो होल्ड नहीं करेगा, तो क्लियर है n 1 तो नहीं है। और अगर n 1 नहीं है लेकिन नेचुरल नंबर तो है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, राइट, n इज एन इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 0, तो क्लियर हो जाता है कि ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट। अब ध्यान से सुनना, हमें कुछ लिखना नहीं है इसके बियॉन्ड, यहीं से हम आंसर करेंगे लॉजिकल ग्राउंड्स पे, ठीक है बच्चा। डिनोमिनेटर में एक 0 है, एक 0 को कैंसिल करता है एक ही 0, राइट। और वैसे भी हमें पता है h टेंड्स टू 0 पे हम इसे h कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल ये बन जाता है n by m h पावर n minus 2 एंड वी वांट इट टू बी 1। अब यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है ना, h टेंड्स टू 0 पे अगर हम 1 रिजल्ट चाहते हैं, इसका मतलब h का जो पावर है, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका पावर में 0 ही आना चाहिए। सो n वैल्यू इज 2 और n का वैल्यू 2 है, तो m इज ऑल्सो 2। क्लियर है? हियर लुक एट द ऑप्शन बेटा। फाइन, नेक्स्ट f ऑफ x गिवन है। बहुत से बच्चे ना मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट जब फ्रैक्शन पार्ट देखते डर जाते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग में क्या ही आ सकता है, यू जस्ट कैन नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सी हियर, ये क्वेश्चन कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, x इक्वल टू 0 पे ये है। हमें चेक करना है फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 एंड एट 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूटी से बिगिन कर जाएं, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस आता है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो स्ट्रेट अवे बन जाएगा, ठीक है। तो 0 पे चेक करते हैं, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है एंड 0 प्लस और 0 माइनस पे फंक्शन इससे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। सो दिस इज 0 एंड कॉस ऑफ 0 प्लस के लिए इन्फिनिटी होगा, 0 माइनस के लिए माइनस इन्फिनिटी होगा, एंड कॉस ऑफ इन्फिनिटी की बात करें या कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी की बात करें, दैट ओसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कोई फाइनाइट वैल्यू तो है, -1 से 1 के बीच में, फाइन है। अब उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू 0 कोई तो अप्रोच करेगा, राइट। चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें या राइट हैंड लिमिट की बात करें, दोनों ही केस में 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड विथ एन ओसिलेटिंग फाइनाइट वैल्यू दैट विल रिजल्ट टू 0 एंड लिमिटिंग वैल्यू इज फंक्शन वैल्यू, तो कॉन्टिन्यूअस तो है। अब 2 पे भी पहले हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेते हैं, बताएं 2 के नेबरिंग प्लेसेस पे एंड 2 पे ये डेफिनेशन से वो फंक्शन हैंडल होगा, राइट। एंड x नॉट इक्वल टू 0 पे बेटा ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉस कॉन्टिन्यूअस है, कंपोजिशन ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मॉड्यूलस कॉन्टिन्यूअस होता है तो कंपोजिशन इज कॉन्टिन्यूअस, x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो 2 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है ही, सिर्फ 2 की बात नहीं हो रही है, 0 के अलावा हर वैल्यू के लिए यही डेफिनेशन होल्ड करेगा और इस डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हर x के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, एक एक जगह पे लेते हैं, f डैश 0 प्लस, मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई वगैरह करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर जाएं। बताएं बेटा 0 प्लस h के लिए दिस इज h स्क्वायर एंड दिस इज cos पाई बाई h मॉड्यूलस माइनस एफ ऑफ 0 है 0 अपॉन h टेंस टू 0, ठीक है। अब कोई भी रैंडमनेस फॉलो नहीं करना है, यहाँ ध्यान से देखो, एक एज तो हो जाता है कैंसिल। उसके बाद आप मॉड पे बिल्कुल भी अटेंशन ना दें, आज इट इज पहले चेक करें, जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी होगा, ये वैल्यू ऑसिलेटिंग होगा, जब भी कोई ऑसिलेटिंग वैल्यू 0 से मल्टीप्लाइड होता है तो वैल्यू डिफाइंड होगा, अगर वो कोई नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू अनडिफाइंड कहलाया जाएगा, क्योंकि जिस भी चीज को हम मैथमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं मैथमेटिकली अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस केस में ये वैल्यू आ रहा है 0, सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज दिस एंड क्लियर हो रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, ऐसे ही लिख देते हैं, अपॉन माइनस h, क्योंकि ये तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज माइनस h मॉड कॉस पाई बाई h। बच्चे फिर से एक ऑसिलेटिंग वैल्यू के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन विल रिजल्ट टू ए 0, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको एक साइड का जैसे डेरिवेटिव आप निकाल लेते हो ना, तो आपको दूसरा यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये एक इवन फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो जब ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनना, अगर राइट हैंड साइड में जो स्लोप है वो 2 है तो इधर स्लोप -2 होगा, इसका मतलब शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन होगा, और आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर अनइक्वल, दैट मींस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन अगर एक साइड का डेरिवेटिव ही 0 आता है तो अंडरस्टूड है ना, दूसरे साइड का भी डेरिवेटिव 0 ही आएगा, तो डिफरेंशिएबल तो वो बन ही जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें, जब कभी भी आपके पास कोई इवन फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो बस आप एक तरफ का 0 पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एक तरफ
का डेरिवेटिव देख लें, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी कंफर्म है, और अगर वो जीरो आ रहा है तो डिफरेंशिएबल ही आएगा। फाइन है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, जीरो पे इट इज डिफरेंशिएबल। फाइन, अब चेक कर लेते हैं बच्चे उसी तरह से एट x इक्वल टू 2। सो f डैश 2 प्लस, बच्चा इट इज f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h टेंस टू जीरो, है ना, हम जीरो लिख रहे हैं लेकिन वो जीरो प्लस है। आगे बढ़े, f ऑफ 2 प्लस h, सो दैट इज 2 प्लस h का होल स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस पाई अपॉन 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, और f ऑफ 2 में पाई बाई 2 का प्रेजेंस होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 जीरो है तो हो गया जीरो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। h टेंस टू जीरो। बच्चे अब आप बताएं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है। h टेंस टू जीरो पे ये वैल्यू तो 4 को टेंड कर रहा है, इसे हम आज इट इज रहने देते हैं। ये पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 जीरो है, मतलब जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। LH रूल से हम प्रोसीड करेंगे और उसके लिए हमें मॉड्यूलस से बाहर आना होगा, ठीक है। और मॉड्यूलस को रिमूव करने के लिए हमें इसका साइन चाहिए ना, तो अब ये देखना होगा कॉस में जो एंगल इन्वॉल्व है वो किस क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो बताएं पाई बाई 2 प्लस h, बच्चा जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये पाई बाई 2 से स्मॉलर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम मॉड्यूलस को आज इट इज रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन h। बच्चा h टेंस टू जीरो पे LH रूल अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h इनटू डिफरेंशिएट दिस बेटा, दैट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर। परफेक्ट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा अब h टेंस टू जीरो पे चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, दिस इज 4, h टेंस टू जीरो पे ये आ गया -1, एंड हियर h टेंस टू जीरो पे वी गेट माइनस पाई बाई 4। फाइन, तो ओवरऑल बच्चा ये वैल्यू बन जाता है आज पाई, ठीक है। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। सो हियर इसी पे मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, 2 माइनस है तो बच्चा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं मॉड्यूलस के अंदर जो है उसका साइन क्या आएगा, 2 माइनस, मतलब ये 2 से स्मॉलर है तो ये जो एंगल आएगा ये पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक माइनस साइन क्रिएट होगा, 2 माइनस को हम प्लस कर देते हैं, सो 2 माइनस h का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपॉन h टेंस टू जीरो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये तो 4 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को और ये 0 को, तो अब हम LH रूल सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करेंगे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ वी अप्लाई LH रूल ऑन दिस वी गेट माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h, देन इसका डिफरेंशिएशन माइनस पाई बाई 2 माइनस h का होल स्क्वायर, देन 2 माइनस h का डिफरेंशिएशन -1। परफेक्ट, डिनोमिनेटर तो है 1। बच्चा h टेंस टू जीरो पे वैल्यू देख लेते हैं, h की जगह पे हमने पुट किया 0, तो ये बन जाता है -1, एंड वी गेट माइनस पाई बाई 4, एंड यहाँ पे है बेटा -1, 3 माइनस साइन है दैट बिकम्स माइनस पाई, तो क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इज पाई, लेफ्ट हैंड इज माइनस पाई, नॉट डिफरेंशिएबल। बच्चा क्विकली अब आंसर देख लें, डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, ठीक है। नेक्स्ट, let f be a real valued function defined on the interval 0 to infinity, positive real number पे defined है, f of x is this, then which of the following statements is or are correct, one or more options correct type है, ठीक है। f double dash x exists for all, f dash x exists, f dash is continuous but not differentiable, इसका मतलब हर ऑप्शन में f dash का इन्वॉल्वमेंट तो है, तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले हम f dash पे चलते हैं, f dash x that we get, log का डिफरेंशिएशन, here differentiate the upper limit as a variable in the function -0, so nothing to write, ये आ गया बेटा f dash x, ठीक है। अब यहीं से हम आंसर करते हैं, कुछ ऑप्शंस तो यहीं से आंसर हो जाएंगे। देखो, f dash x exists for all x belonging to 0 to infinity, 0 से infinity के इंटरवल में ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ऑलवेज, राइट, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू जब साइन एक्स -1 से 1 में होता है तो ये वैल्यू 0 से 2 में होता है स्क्वायर रूट, तो आप हमेशा ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दिस इज डिफाइंड ऑलवेज, तो ये वाला पार्ट तो फाइन है। एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज करो बस, आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है, 1 प्लस साइन एक्स ऑलवेज इज कॉन्टिन्यूअस, स्क्वायर रूट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दूसरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो या कंपोजिशन लिया जाए, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो ओवरऑल दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस पार्ट इज ऑल्सो फाइन बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है जो एफ डैश एक्स फंक्शन है ना, ये वाला
क्या ये ऑल थ्रू आउट डिफरेंशिएबल आएगा? तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमें करनी है, राइट? वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो बच्चा 1/x तो ऑल थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है क्योंकि उसका ग्राफ आप देखो पॉजिटिव साइड में, कोई शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन नहीं है, ऑल थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है। ये 1 + sin x भी ऑल थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट का इन्वॉल्वमेंट है। और हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 रूट x आता है ना? तो जब कभी भी ये 0 बनेगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा ना। दैट मीन जब कभी भी 1 + sin x 0 बनेगा तो इसका डेरिवेटिव तो अनडिफाइंड बन जाएगा। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to ∞। आप इसे दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। देखिए 1 + sin x को क्या हम लिख सकते हैं? 1 + cos π/2 - x। यस, क्या ये 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2 है बेटा? और जब आप इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ये मॉड ऑफ दिस आ जाएगा? यस। अब आप इसका ग्राफ देखिए बच्चे, कितने जगह पे शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन आता है। जब आप मॉड ऑफ कॉस लेते हैं तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है ना। यस, तो जब आप एक डिफरेंशिएबल फंक्शन में एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो क्रिएट होगी ना उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे, राइट? तो ये नॉट डिफरेंशिएबल ऑन द कंप्लीट इंटरवल इज वेरी ट्रू। तो ये ऑप्शन तो सही है और ए ऑप्शन भी यहीं से आंसर हो जाता है बच्चे। देखो हमने कहा ना नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0 to ∞, दैट मींस f'(x) डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे स्क्वायर रूट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो एग्जिस्ट फॉर ऑल इज नॉट ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखें, देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1 सच दैट f'(x) mod लेस देन mod of f of x for all x belonging to alpha to infinity। जब इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं दे completely go blank। लेकिन देखो ये कितना सिंपल है। Look at mod of f'(x)। बच्चा हमारे पास f'(x) है ना, आप बताओ x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में है तो क्या ये पॉजिटिव है? एंड स्क्वायर रूट तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव आउटकम ही देता है। तो f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वी कैन जस्ट राइट इट एज f'(x। फाइन है। यहाँ इंफॉर्मेशन सेज अल्फा इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। सो फ्रॉम देयर टू इन्फिनिटी तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट? तो इन दोनों का सम आ जाएगा आज ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसे स्ट्रेट अवे f of x लिख सकते हैं। फाइन, अब हमें चेक क्या करना है उस बात को ध्यान से समझना। f'(x) दैट इज 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x। मैं इसे भी इधर ही शिफ्ट कर देती हूँ और चेक करेंगे लेस देन 0 हमेशा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आ गया आज log x माइनस 0 to x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin t dt। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है उस बात पे पहले आ जाएं। क्या ऐसा कोई अल्फा जो 1 से बड़ा पॉसिबल है जिसके लिए वहां से लेके इन्फिनिटी तक में ये बड़ा आना चाहिए, इससे ये लार्जर आना चाहिए इसके कंपैरिजन में? ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो अब आप स्ट्रेट हुए इन तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, आप सिर्फ इतना सा चेक कर लो कि इन्फिनिटी पे क्या होगा। ठीक है, बताएं इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा, ये जो कुछ भी होगा क्योंकि sin x -1 से 1 में होता है तो ये 0 से 2 में, तो ये 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में होगा, मतलब बहुत छोटा सा फाइनाइट वैल्यू ही है। एंड लॉग ऑफ इन्फिनिटी बेटा ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट? और ये जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। फाइन, तो ओवरऑल इसका साइन आप बता दें, ये पूरा फाइनाइट वैल्यू है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा चुका है, इसके बारे में आपको बॉदर करने की जरूरत भी नहीं है। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। एंड व्हाट डज इट मीन बेटा? एट इन्फिनिटी दिस इज लार्जर देन दिस, दैट इज फाइन। अब बच्चा आप यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को स्टडी करते हुए कर सकते हो, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज डू बाय सिंपल एनालिसिस कि अगर इन्फिनिटी पे ये ग्राफ इससे लार्जर है और ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, दोनों के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो अंडरस्टूड है बेटा, या तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ये ऊपर चला गया है, या तो हो सकता है ये ऑल थ्रू आउट ही अबव रहा हो। और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे टू आइडेंटिफाई व्हिच केस इज हैपनिंग, बिकॉज हमें क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है क्या ऐसा कोई भी अल्फा हमें मिल पाएगा जहां से बिगिन करते हुए इंफिनिटी तक में ये अबव लाई करे। यस, इट इज वेरी क्लियर। अगर दो कॉन्टिन्यूअस एंड अनइक्वल फंक्शंस है, एक दूसरे से अबव है किसी भी जगह पे, तो डेफिनेटली कोई इंटरवल पे ही वो अबव रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अबव तो नहीं रह सकता ना। फाइन, yes, so this is true. Next, there exists beta greater than 0 such that mod f of x plus mod of f dash x is less than or equal to beta for all x belonging to 0 to infinity। एकदम क्लियरली समझ लें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 0 से इन्फिनिटी तक के हर वैल्यू के लिए इन दोनों का समेशन का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए।
चेक कर लेते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो इन दैट केस ये जो f ऑफ x का वैल्यू है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों का समेशन लेस देन इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू कैसे आ सकता है? इज दैट पॉसिबल? तो स्ट्रेट अवे गलत हो गया, राइट? तो हमेशा आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनालिसिस कैन हेल्प यू इन क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, let f be real to real, be a function such that f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x, y be a real number, if f of x is differentiable at x equal to 0 then which of it is true? अब मैंने देखा है कुछ बच्चे एक गलती करते हैं कि इस फंक्शनल इक्वेशन को देखते हुए वो f of x is equal to kx लेके प्रोसीड कर जाते हैं, लेकिन अगर आपने कभी उसके प्रूविंग पे ध्यान दिया हो तो हम उसे प्रूव भी तो करते हैं बाय एज्यूमिंग दैट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पे तो वो चीज हमें गिवन ही नहीं है, तो आप उस तरह से लेके नहीं करेंगे। ठीक है, रादर यू यूज द डायरेक्ट कंडीशनल, यही कंडीशन को यूज करेंगे। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? f डैश 0 प्लस इज f डैश 0 माइनस। फाइन, लिख भी लेते हैं कंडीशन को। f डैश 0 प्लस मीन्स f ऑफ 0 प्लस h which is f of 0 plus h, जिसे हम f of 0 plus f of h लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं, अपॉन h, h टेंड्स टू 0। इसे हम यूजिंग दिस कंडीशन विल राइट f of 0 plus f of h माइनस f of 0, ये हो गया कैंसिल, अपॉन h, h टेंड्स टू 0 एंड इट सेज दिस इज इक्वल टू f of 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन माइनस h, h टेंड्स टू 0, दिस इज f of 0, ध्यान देना यहाँ पे x इज 0, y इज माइनस h, सो दिस इज f of माइनस h माइनस f of 0 अपॉन माइनस h, h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो क्या इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ x डिफरेंशिएबल है? मतलब f ऑफ x का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पे आ जाते हैं। तो किसी भी x के लिए बेटा राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं, दैट इज h टेंड्स टू 0 and that is f of x plus f of h, h tends to 0, f of x plus f of h, h tends to 0। f of x तो कांस्टेंट है ना, उसे एज इट इज रहने दिया, ये हमने लिख लिया, फाइन है। अब ये बताएं क्या इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है? क्वेश्चन ने कहा है कि ये डिफाइंड है, मतलब ये दोनों इक्वल है, और अगर डिफाइंड है तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों फाइनाइट वैल्यू ही होंगे। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए हम इक्वालिटी तो यूज नहीं कर सकते ना, अगर कोई भी साइड का डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ जाता है इन दैट केस वी से नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये फाइनाइट है। अब बताएं इन दोनों में से कोई भी ले ले, दोनों इक्वली तो हैं। अगर ये डिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो अंडरस्टूड है h टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा। तो क्या यहाँ से हम डायरेक्टली ये कंफर्म कह सकते हैं h टेंड्स टू 0 पे दिस इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसे अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, वी गेट f ऑफ x। तो राइट हैंड लिमिट इज द फंक्शन वैल्यू। उसी तरह से बेटा f ऑफ x माइनस h टेंड्स टू 0 पे ये आ जाता है f ऑफ x यूजिंग दिस कंडीशन f ऑफ माइनस h। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है as h approaches 0, denominator is approaching 0, so numerator must also approach 0 for the result to be finite, otherwise तो infinite आ जाएगा। So this is approaching 0, we get f of x। तो बच्चे continuity तो confirm है, तो f of x is continuous in R, right? अब f dash x की बात करते हैं, उसी तरह से करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, f dash x प्लस, सो f of x प्लस h डायरेक्टली लिख लेते हैं, f of x प्लस f of h माइनस f of x अपॉन h, h टेंड्स टू 0। बच्चा ये जो कोई भी वैल्यू आएगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया f dash 0 प्लस इज दिस, तो क्या मैं इसे f dash 0 प्लस लिख दूं? फाइन है। और जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी f of x प्लस f of माइनस h माइनस f of x अपॉन माइनस h, h टेंड्स टू 0 पे ये वैल्यू ये है और वो f dash 0 माइनस है और ये इक्वल है, तो मैं इसे f dash 0 प्लस ही लिख देती हूँ, राइट? तो क्या ये दोनों बिल्कुल सेम आए? दोनों ही f dash 0 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? एक और चीज यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x का कहीं प्रेजेंस नहीं है, राइट? सो f dash x इज अ कांस्टेंट एंड इट इज डिफाइंड फॉर एवरी x, परफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएं, f dash x इज अ कांस्टेंट and it says f of x is differentiable except at finitely many points, f of x is differentiable only in a finite interval, fine। next बेटा f of x बच्चे 4 ब्रांचेस में डिफाइंड है,
हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो इस तरह के सिचुएशन में तो बच्चा एक एक पॉइंट पे ही ले लेते हैं क्योंकि चारों अलग अलग जगह पे है। ठीक, -π/2 पे आ जाएं। -π/2 के लेफ्ट में ये है जो कि एक पॉलिनोमियल है और वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एंड कॉस ऑलवेज दे आर डिफरेंशिएबल। तो ये तो अपने अपने इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ एक्स की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल टू -π/2 कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो x इक्वल टू -π/2 पे ये वैल्यू आ जाता है 0 एंड -π/2 माइनस पे, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो बच्चे हर इंडिविजुअल प्लेसेस पे कॉन्टिन्यूअस होता है और -π/2 इस डेफिनेशन का एंड पॉइंट है। तो वहां पे हम ये तो कह सकते हैं कि -π/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड -π/2 के फंक्शन वैल्यू सेम है क्योंकि वो डेफिनेशन आगे तो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि फंक्शन वैल्यू एट -π/2 एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एंड दैट इज 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखें, -π/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 0। तो बच्चा ये तो आ गया कॉन्टिन्यूअस एट -π/2। अब चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। बच्चा x इक्वल टू 1 यहाँ पे है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी से बिगिन करें, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो 1 पे ये है 0, 1 माइनस पे ये है 0, 1 प्लस पे ये है 0, तो कॉन्टिन्यूअस तो है। जब कभी भी इस तरह से ब्रांचेस में फंक्शन होता है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑल व्हाट यू डू इज, जैसे मुझे 1 पे चेक करना है ना, बस आप इतना सा वेरीफाई कर लो कि 1 को इस डेफिनेशन से हटा के अगर मैं इसके साथ लगा देती हूँ, क्या फंक्शन को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 पे ये भी 0 दे रहा है और 1 पे ये भी 0 दे रहा है, इसका मतलब 1 की स्विचिंग अलाउड है। अलाउड है तो बस आपको इसे स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट कर देना है, इसे स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट कर देना है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है इसके हेल्प से, जो कि 1 है, कांस्टेंट है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है इसके हेल्प से, x इक्वल टू 1 पे, ये भी 1 है। तो बच्चा ये तो डिफरेंशिएबल बन गया। फाइन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें बस आपको लिमिट अप्लाई करना है। ये तो कांस्टेंट ही है एंड x टेंड्स टू 1 पे ये 1 है। क्लियर है ना? अब इस ऑप्शन पे आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे है, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। 0 पे ये -1 है और 0 पे ये भी -1 है, कॉन्टिन्यूअस तो ये है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम यूज करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट दिस व्हिच इज sin x एंड डिफरेंशिएट दिस दैट इज 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ अप्लाई करो x टेंड्स टू 0 जो कि है 0 एंड यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो x टेंड्स टू 0, ये तो है कांस्टेंट। दोनों अनइक्वल आ गए तो नॉन डिफरेंशिएबल बन गया। परफेक्ट। लास्ट, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3/2। -3/2 कहाँ लाई करता है बेटा? किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करता है और ये इंडिविजुअली सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है। तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में वो लाई कर रहा है। अगर स्विचिंग वाली पोजीशन पे होता तो हम चेक भी किए होते। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इज दैट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, for every integer n, let a n and b n be real numbers. Let function f real to real be given by f of x is equal to, okay, ये है even to odd और ये odd to even for all integers n. If f is continuous, ये कह रहा है कि जो फंक्शन है ना वो all throughout continuous है, then which of the following will hold true? अब ये जो फंक्शन है बच्चा, कांस्टेंट प्लस साइन, कॉन्टिन्यूअस 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 कॉन्टिन्यूअस, तो अपने अपने इंटरवल में तो वो कॉन्टिन्यूअस है। बस हमें स्विचिंग पोजीशन पे देखना है कि वहां पे कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए। ऐसा ए एन एंड बी एन में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? फाइन है। और ये जो स्विच हो रहा है आप देख सकते हैं, इवन टू ऑड, मतलब ऑड पे चेंज हो गया, फिर ऑड टू इवन गया, फिर इवन पे ये रिडिफाइन हो गया। तो हमें बस x इक्वल टू 2n एंड x इक्वल टू 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, मतलब ऑड पोजीशन पे एंड इवन पोजीशन पे हमें चेक करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। यहाँ पे बेटा 2n है और यहाँ पे 2n है, तो 2n पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ ना तो मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो बता दे, x टेंड्स टू 2n माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है? 2n माइनस, दैट इज यहाँ पे बेटा bn, x की जगह पे हम 2n रखेंगे, है ना। तो बता दें cos pi 2n, मतलब 2n pi, cos of an angle which is even multiple of pi which is 1, है ना। and f of x लिमिट x टेंड्स टू 2n प्लस कहें या f of 2n कहें, दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि इस ब्रांच में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो 2n एंड 2n प्लस पे वैल्यूज तो सेम ही आएंगे। सो व्हाट डू वी गेट? an प्लस साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो कि है 0। ठीक है, तो ये तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल है, an इज इक्वल टू bn प्लस 1। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, डू वी हैव एनी ऑप्शन बेस्ट ऑन दिस? an इज इक्वल टू bn प्लस 1 चेक कर लेते हैं। सेम n के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों का डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 0 कह रहा है।
यहाँ डिफरेंस 1 है, परफेक्ट है। यहाँ तो n-1 एंड n है, n एंड n+1 है, मतलब इसके हेल्प से तो कंक्लूड नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं ऑड पोजीशन पे। यहाँ पे बेटा 2n+1, यहाँ है 2n-1, तो एक तो बनाना पड़ेगा ना हमें, या तो दोनों को 2n-1 या दोनों को 2n+1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को 2n+1 में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए आई एम गोइंग टू रिप्लेस n बाई n+1, तो n की जगह पे n+1 हम पूरे में ही पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2n+1 एंड दिस इज 2n+2, ठीक है। एंड इस तरफ आ जाएं फंक्शन पे, दैट इज bn+1 प्लस cos पाई x, ठीक है बेटा। अब कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है बेटा। अब कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2n+1, सो x टेंड्स टू 2n+1 माइनस 2n+1 माइनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो 2n+1 माइनस पे जो वैल्यू आएगा ना, और वही 2n+1 पे आएगा, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2n+1 पुट कर देते हैं, तो इस विल बी ऑड टाइम्स पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, और ये है बच्चा an, ठीक। दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का कैलकुलेशन यहाँ से होगा, सो दैट इज bn+1 cos पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा -1, तो बच्चा ये है bn+1 -1। अब ऑप्शन चेक करते हैं, an माइनस an+1 इज 1, गलत है। an-1 माइनस bn इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ध्यान देना, a ऑफ एनी इंटीजर, ये इंटीजर है, माइनस b एक इंटीजर इससे ज्यादा n+1, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो अगर हम इसे n-1 करते हैं तो ये n होगा, एंड दिस इज वेरी ट्रू, फाइन है। नेक्स्ट फंक्शन a टू b 1 to infinity इसके आउटकम है, ध्यान देना। b कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड g इज डिफाइंड एज दिस, g कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट a एंड b पे सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर ही ये बेस्ट है। तो a माइनस पे फंक्शन का वैल्यू है 0, और इंटीग्रल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो बच्चा कॉन्टिन्यूअस ही होता है, तो a पे इसका वैल्यू ले या a प्लस पे ले, दोनों एक ही चीज होगा। तो अगर हम a पे इसको कंसीडर करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 0, राइट। तो बच्चा ये तो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, ठीक। और a पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी की भी डिस्कशन करनी है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे देखें, जब हम एक पॉइंट को एक डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन में स्विच कर पाए, तो इन दैट केस आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका डिफरेंशिएशन है 0, इसका डिफरेंशिएशन है f(x), और इसका डिफरेंशिएशन है 0, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टू कांस्टेंट लिमिट है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, राइट। और ये वैलिड है x लेस देन a पे, क्योंकि a एंड b पे तो डेफिनेशन स्विच हो रहा है, वहां पे अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग नहीं की है, वही तो हमें करना है, राइट। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, राइट। अब देखें a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, एंड a के कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a है। एंड क्वेश्चन ने कह दिया जो फंक्शन का आउटकम है ना f का, वो 1 से इन्फिनिटी में है, तो डेफिनेटली वो 0 तो बन नहीं सकता ना, और अगर ये 0 नहीं होगा तो दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, तो डिफरेंशिएबल तो बन ही नहीं सकता। तो a पे वो आ जाता है नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाते हैं बच्चे b पे, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, b माइनस या b पे, ये आ जाएगा a टू b f ऑफ t dt, एंड b प्लस पे भी सेम है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है। एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए b माइनस पे ये देगा f ऑफ b, जो कि 1 से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, एंड b प्लस पे ये आएगा 0, तो दोनों डेरिवेटिव अनइक्वल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे आ गया दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। डी ऑप्शन को भी आप चेक कर लें, क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट आइदर ऑफ a और b, दिस इज स्ट्रेट अवे इज इनकरेक्ट, फाइन है बेटा। नेक्स्ट g function r to r है, be a differentiable function with g of 0 0, g dash 0 is 0, g dash 1 is not equal to 0. Let f of x be x by mod x, g of x not equal to 0 पे, and 0 when x equal to 0. Okay, मैं काम करती हूँ, इसे तो कर देती हूँ मैं सिंप्लीफाई। अगर x greater than 0 है तो ये हो जाएगा x by x, so this is simply g of x. अगर x less than 0 है तो ये बन जाएगा x by minus x, so minus g of x, ठीक है। एंड x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 ही है, दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ f ऑफ x। नाउ h ऑफ x इज दिस, परफेक्ट है, एंड ये कंपोजिट फंक्शन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0? सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए बच्चे f की कॉन्टिन्यूटी पे आप आ जाओ, 0 पे इसका वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे इसका वैल्यू क्या है, g ऑफ 0 प्लस,
एंड g एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो g ऑफ 0 प्लस एंड g ऑफ 0 विल बी इक्वल, राइट। तो इसका राइट हैंड लिमिट तो आ जाता है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाए माइनस ऑफ g ऑफ 0 माइनस, एंड 0 माइनस एंड 0 पे वैल्यू सेम होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है ना, उसके बिगर डिफरेंशिएबल तो बन नहीं सकता, अंडरस्टूड है। सो दैट इज माइनस ऑफ g ऑफ 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चा फंक्शन जो f ऑफ x है वो कॉन्टिन्यूअस तो है एट x इक्वल टू 0। अब स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग पे आ जाते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 जो कि है 0 अपॉन h टेंड्स टू 0 एंड h इज नेग्लिजिबली स्मॉल सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो बता दें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा आज g ऑफ h अपॉन h टेंड्स टू 0, फाइन। अब बचाए जब h 0 को अप्रोच करता है तो ये 0 है और ये भी 0 है, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, LHL अप्लाई कर दिया अपॉन 1, h टेंड्स टू 0 पे ये है g डैश 0 एंड दैट इज 0, ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव आप चेक करें दैट इज f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 जो कि है 0 अपॉन माइनस h टेंड्स टू 0। f ऑफ ए नेगेटिव इनपुट के लिए ये बन जाता है माइनस ऑफ g ऑफ h अपॉन माइनस h टेंड्स टू 0। बच्चा क्या ये और ये बिल्कुल सेम है, तो आगे आंसर भी बिल्कुल सेम ही आएगा, तो डिफरेंशिएबल आ गया एट x इक्वल टू 0, फाइन। सो f इज डिफरेंशिएबल। अब बच्चा इस ऑप्शन पे आ जाएं, f ऑफ h ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आप चाहे तो स्ट्रेट अवे ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि आप कंपोजिशन बना ले, देख लेते हैं अगर इजीली बनता है, एक ही ब्रांच में है, देन व्हाई नॉट। f ऑफ h ऑफ x, ठीक है, h ऑफ x हमारे लिए है e पावर मॉड x जो कि हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और f ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब f का इनपुट जब पॉजिटिव होता है तो वो हमें स्ट्रेट अवे g ऑफ x ही देता है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये g ऑफ h ऑफ x ही होगा एंड दैट इज g ऑफ e पावर मॉड x ही होगा, फाइन है। अब बस हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आज अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दिस इज g ऑफ e पावर x, और अगर x लेस देन 0 है दिस इज g ऑफ e पावर माइनस x, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देता है g ऑफ 1, ये भी देता है g ऑफ 1, तो 0 पे हम स्विचिंग कर सकते हैं और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, तो उस केस में आप स्ट्रेट अवे इसका डेरिवेटिव ले लें, दिस इज g डैश e पावर x इंटू e पावर x। और बच्चे आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस, हमें बस टाइम सेव करना है, जिस भी तरह से कर सकते हैं, और टाइम सेविंग अप्रोच अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है डू बाय ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। x लेस देन 0 पे इसका डेरिवेटिव ये बन गया। अब चेक कर लेते हैं राइट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो x आज 0, g डैश 1 एक नॉन जीरो वैल्यू है और ये वैल्यू बच्चा 1 है, तो ये g डैश 1 है, ठीक है, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाए, g डैश 1 इंटू माइनस 1, मतलब इसका बस ऑपोजिट साइन वाला वैल्यू है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं ओनली व्हेन दिस इज पर्टिकुलरली 0। यहाँ तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, सो दिस इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट h की डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेकिंग करनी है बेटा। हियर h ऑफ x है e पावर मॉड x, बच्चा इवन फंक्शन है, ओरली आंसर कर सकते हैं, आप ग्राफ ड्रॉ करते हुए भी बता सकते हैं। लुक एट e पावर x का ग्राफ ये है ना, तो अगर हम x का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एज मॉड x, वी डिस्कार्ड दिस पोर्शन, वी टेक मिरर इमेज, शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन होता ही है। अगर किसी भी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि पता कैसे चलेगा शार्प कॉर्नर है या स्मूथ है, तो बच्चा इतना सा काम कर लो आप, ये एक इवन फंक्शन तो है ना, राइट, तो बस आप राइट साइड का स्लोप ले लो, दैट्स इट। अगर वो 0 आता है इसका मतलब इधर स्लोप और इधर स्लोप, क्योंकि दोनों तरफ मिरर इमेज है तो वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ नॉन जीरो आता है तो दूसरे तरफ, जैसे कि अगर इधर 2 आया तो इधर -2 आएगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा, ठीक है। किसी भी इवन फंक्शन के लिए आप कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड में ये फंक्शन है e पावर x, डिफरेंशिएट करेंगे e पावर x एंड x इक्वल टू 0 पे ये देता है 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल बन गया, सो दिस इज रिजेक्टेड। लास्ट h ऑफ f ऑफ x, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे। अब बचा h ऑफ f ऑफ x की बात हो रही है, तो स्ट्रेट अवे देखें f ऑफ x डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड x इक्वल टू 0, ये ब्रांचेस है, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, ठीक। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x g ऑफ x है, तो ये बन जाएगा h ऑफ g ऑफ x, मतलब e पावर मॉड ऑफ g ऑफ x, फाइन। एंड अगर x इक्वल टू 0 है, इन दैट केस f ऑफ x 0 है, तो ये बन जाएगा e पावर 0 and that is 1, and when x is less than 0 this is minus of g of x, so e power mod of minus of g of x, जिसे हम e power mod of g of x लिख सकते हैं।
अब देखो बच्चे, हमें कोई ट्रेडिशनल अप्रोच पे नहीं जाना है। यहीं पे देखो, x ग्रेटर देन 0 पे और x लेस देन 0 पे ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो कैन वी से दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन? यस। और किसी भी इवन फंक्शन के लिए अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 0, बस आप एक तरफ का डेरिवेटिव लें, अगर वो 0 आता है तो दूसरे तरफ का डेरिवेटिव भी 0 आएगा, और अगर वो नॉन 0 आ रहा है तो दूसरे तरफ का डेरिवेटिव एग्जैक्टली उसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एग्जैक्टली वही चीज हम बार बार यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो बस एक तरफ का डेरिवेटिव हम चेक कर लेते हैं, e पावर मॉड ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x के साइन का हमें नहीं पता, तो दो केसेस बना लो बेटा। अगर g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन इन दैट केस ये फंक्शन है e पावर g ऑफ x, अदरवाइज ये e पावर माइनस ऑफ g ऑफ x है। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश x e पावर g ऑफ x। बचा x टेंस टू 0 प्लस पे ये हमें क्या आउटकम देगा, चेक कर लो। g डैश 0 दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ ए नॉन जीरो वैल्यू दैट विल गिव अस 0। तो जब यही डेरिवेटिव 0 आ गया तो वो डिफरेंशिएबल तो बनेगा। इस केस में भी वेरीफाई कर लो, दिस इज माइनस ऑफ g डैश x इंटू ई पावर माइनस ऑफ g ऑफ x। x टेंस टू 0 प्लस पे ये हमें देता है 0, सो द फंक्शन इज कंफर्म्ड, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन हियर। और आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a and b आर रियल नंबर्स, फंक्शन रियल टू रियल है बेटा। f of x is this, then f is differentiable at x equal to 0 if a is 0, b is 1, a is 1, b is 0। मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b के लिए हमें चेक करना है फंक्शन x इक्वल टू 0 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक काम करते हैं, 4 केसेस की तरह हम इसे ट्रीट ना करें, रादर हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल अगर हो रहा है तो किस तरह के a एंड b के लिए ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कंडीशन देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस 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 एक सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को आप ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, कंपोजिशन ले, कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा ही। तो ये ओवरऑल तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही है, बस चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल कब बनेगा, एंड पर्टिकुलरली एट 0 वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। तो बच्चा f डैश 0 माइनस दैट इज a cos 0 माइनस h, सो दैट इज माइनस h क्यूब प्लस h। देखने में हो सकता है आपको कुछ ज्यादा लगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। दिस इज b मॉड ऑफ माइनस h, h है, h इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, x की पे माइनस h है ना, तो माइनस h क्यूब माइनस h, सो ओवरऑल माइनस ऑफ h क्यूब प्लस h, जिसे हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं साइन h क्यूब प्लस h, क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव ही है। देन माइनस ऑफ f ऑफ 0, बच्चे 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 0, cos ऑफ 0 इज 1, तो ये है a एंड ये है 0, दिस इज माइनस h। मॉड का प्रेजेंस है, सबसे पहले मॉड से बाहर आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा है बेटा। h टेंस टू 0 प्लस है ना, सो 0 प्लस मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल है, पॉजिटिव क्वांटिटी, हमें इसका साइन जानना है। h कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस h स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइज करके साइन को स्टडी करते हैं हम, राइट, अदरवाइज आपको एनालाइज करना होगा। सो इससे बेटर चॉइस h नेग्लिजिबली स्मॉल है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो अब हम इसे स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं h माइनस h क्यूब एंड दिस इज bh साइन h क्यूब प्लस h माइनस a h। बच्चा चेक कर लें इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, डिनोमिनेटर 0 है, ये cos ऑफ 0 है जो कि है 1, a है ये 0 है, ये माइनस a है, ये दोनों कंबाइंडली 0 बना रहे हैं, तो जो भी डिस्कशन करेंगे उन्हें कंबाइंडली रखते हुए ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इस h को हम डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ जो इंडिविजुअल जीरोस है, सो वी गेट cos h माइनस h क्यूब माइनस 1, a को मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन h, एंड h हो गया कैंसिल, b साइन क्यूब h क्यूब प्लस h टेंस टू 0 पे ये 0 है तो ये पूरा वैनिश हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। बच्चा 0/0 फॉर्म है, आप LH रूल से कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके हेल्प से भी कर सकते हैं, LH रूल से कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी माइनस a साइन h माइनस h क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ h टेंस टू 0 पे बेटा दिस इज 0, दिस इज 0, पूरा चीज बन गया 0। यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस h है, ठीक है, ये -1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज 0।
इसी तरह से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो दैट विल बी एग्जैक्टली इन द सेम वे. दिस इज 0 प्लस, सो f of 0 plus h, a cos h cube minus h plus b 0 plus h, so that is h sin h cube plus h, मॉड की अब जरूरत ही नहीं है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस एफ ऑफ 0 बेटा दैट इज a अपॉन h टेंस टू 0. ठीक, सबसे पहले तो मॉड को रिमूव करते हैं. उसके लिए h इज नेग्लिजिबली स्मॉल है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका साइन अगर हम देखें, और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही हम कर चुके हैं, h बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो h माइनस एच क्यूब केम आउट टू बी पॉजिटिव, यही आया था. इसका मतलब ये नेगेटिव है, सो विल राइट इट एज a cos h माइनस एच क्यूब. राइट, आप इसका साइन डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, h कॉमन ले लें, h बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ठीक है, एंड दिस इज bh sin h क्यूब प्लस h माइनस a अपॉन h. फिर से वही फॉर्मेट, 0/0 फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ये दोनों कंबाइंडली 0 दे रहे हैं, तो इंडिविजुअली हम सेपरेट कर देंगे. करके देखते हैं. a हमने ले लिया कॉमन, cos h माइनस एच क्यूब माइनस 1, a को कॉमन लिया है, एंड h को सेपरेट कर रहे हैं, तो h बाई एच ये 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. फिर हम इसमें LH रूल अप्लाई कर लेते हैं, माइनस a साइन h माइनस एच क्यूब, आगे और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है. दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 पे ये बन जाता है 0, दैट मीन्स दिस इज 0. तो ये क्लियर हो जाता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, चाहे a एंड b की वैल्यूज कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन 0 पे हमेशा ही डिफरेंशिएबल आएगा. ठीक है, तो चेक कर लो, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फॉर a इज दिस, b इज दिस, डिफरेंशिएबल तो हमेशा आ ही रहा है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, x इक्वल टू 0 पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल वाला रूल्ड आउट है. उसी तरह से x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से ही करेंगे, और आप अपना टाइम भी थोड़ा सा सेव कर सकते हो अगर प्रॉपर्टीज का यूज आप लो. देखो यहाँ मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांस बनता है जब ये 0 बने, है ना, अदरवाइज तो नहीं होता. एंड x इक्वल टू 1 पे ये नॉन जीरो है, इसका मतलब 1 एंड 1 के नेबरिंग प्लेसेस पे ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, एंड 1 पे मॉड x भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल होता है ओनली एट 0, तो ये भी डिफरेंशिएबल है. तो ये सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन का कॉम्बिनेशन है दैट विल फॉर्म ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. एड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपोजिशन, दे विल ऑलवेज फॉर्म डिफरेंशिएबल फंक्शन व्हेन यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है, तो बस हमें इस पे वर्क करना है. अगर ये डिफरेंशिएबल आ जाता है तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल आता है, सम ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. मतलब जो कुछ भी इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंगली इट विल बी. ठीक, तो हम इस फंक्शन को g ऑफ x कंसिडर कर लेते हैं और इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं. g डैश 1 प्लस बेटा दैट इज a cos 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 1 प्लस एच, इस तरह से करना चाहो कर सकते हो, या तो x को आप कॉमन ले लो, you'll be left with x स्क्वायर माइनस 1, मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज h स्क्वायर प्लस 2h माइनस f ऑफ 1. बेटा f ऑफ 1 आ जाएगा a अपॉन h टेंस टू 0, 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. LH रूल यूज करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है ही. a हमने ले लिया कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक, h स्क्वायर प्लस 2h बाई 2. और हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी साइन थीटा का डिस्कशन हो रहा है, थीटा अप्रोचिंग 0 पे, इन दैट केस साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, राइट. तो हम इसे साइन स्क्वायर है ना, 2 बार साइन है, तो हमें इसे इक्विवेलेंट टू थीटा कर देना है. स्क्वायर कर दिया क्योंकि साइन स्क्वायर का प्रेजेंस था. अब इस लिमिट को हम ऐसे इवैल्यूएट कर लेते हैं. माइनस 2a, वी हैव 1 प्लस एच का होल स्क्वायर एंड h स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर अपॉन 4h. बच्चा अब देखो h टेंस टू 0 पे, यहाँ से हम h स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं,
तो अगर कॉमन ले लेते हैं ना तो एच स्क्वेयर एच प्लस 2 का होल स्क्वेयर है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, ये सब नॉन जीरो क्वांटिटी, एच हो जाता है कैंसिल, सो एच टेंस टू जीरो पे ये पूरा आ जाता है आज जीरो। अब एग्जैक्टली उसी तरह से बच्चा इसका दूसरी तरफ का डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहीं पे करते हैं, ओरली करते हैं, 1 माइनस एच एंड हियर इट विल बी एच स्क्वेयर माइनस 2h, डिनोमिनेटर में माइनस एच। तो इस स्टेप पे क्या चेंज आएगा, माइनस एच एच स्क्वेयर माइनस 2h बस। तो यहाँ पे क्या चेंज है, 1 माइनस एच हियर एंड एच स्क्वेयर माइनस 2h, और इसे हम लिखेंगे एच स्क्वेयर एच माइनस 2 का होल स्क्वेयर। इससे तो हमारे आंसर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये एच एक कैंसिल हो जाता है तो फिर से ये जीरो ही देता है। सो व्हाट डज इट मीन, द फंक्शन इज वंस अगेन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, राइट। तो ये आ गया, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, फाइन। नेक्स्ट बच्चा f एंड g इंटरवल ऑफ डेफिनेशन नोन है, f ऑफ x हमें गिवन है, g ऑफ x भी गिवन है, इसमें f ऑफ x का प्रेजेंस है और वो फंक्शन ऑलरेडी नोन है, ठीक है। देन हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है ऑफ f उस फंक्शन का विद इन द क्लोज्ड इंटरवल, एंड g का हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है विद इन द ओपन इंटरवल। नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। f के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितने हैं, f ऑफ x अच्छे से लिखेंगे क्योंकि उसका यूज हम यहाँ पे भी लेने वाले हैं। तो f ऑफ x बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 है, इंटीजर को हम बाहर मूव कर सकते हैं, कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। और बच्चे इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो x की वैल्यूज है हमारे पास वो है -12 टू 2, राइट, क्लोज्ड इंटरवल। तो x स्क्वायर के वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक में होंगे, 0 टू 4, परफेक्ट। अब हमें ये क्लियर है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो डिसकंटिन्यूटी दे सकता है व्हेनेवर दिस इज एन इंटीजर, राइट। तो हम वहां ब्रेक करते चले जाते हैं। बताएं इस इंटरवल में हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, राइट। और ये इंटीग्रल वैल्यू जनरेट करने वाले x कौन से हैं, इसके लिए तो है 0 और यहाँ पे है 1, -1 तो हम लेंगे नहीं, हमारे इंटरवल में नहीं आता है। ये हो गया √2, ये है √3 और ये है 2 हमारे इंटरवल का एंड पॉइंट भी है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो इंटरवल है ये बिगिन हो रहा है -12 से, दैट मीन्स एक केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। और ध्यान देना क्योंकि जब हम ग्रेटेस्ट जो वैल्यू लेते हैं ना √3 से 2, ओपन इंटरवल एट 2, उन सबका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 3 आता है, लेकिन 4 किसका आता है, एग्जैक्टली फॉर 2, राइट, क्योंकि 2 के बियॉन्ड तो हमारा इंटरवल जा ही नहीं रहा है। सो 2 के लिए एक अलग केस बनेगा, डन। अब अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेकिंग की बात होती तो हम डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं, लेकिन हमें आगे f ऑफ x को यूज में भी तो लेना है ना, तो सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं बेटा। बताएं फर्स्ट इंटरवल में ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट x as -12 टू 0। इन वैल्यूज को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1/4 में आएगा और उन सभी का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 0 ही आएगा। सो हियर f ऑफ x इज -3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटरवल 0 से 1 तक में ये फिर से 0 बनेगा, तो ये फिर से -3 आ गया। तो बच्चे अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक केस में लिखना चाहो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, मैं आज इट इज रहने देती हूँ। देन अगर x की वैल्यूज 1 से √2 तक में है तो बच्चा ग्रेटेस्ट जो वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल बिकम 1 एंड दैट इज -3, सो -2। और x का वैल्यू √2 से √3 तक में है तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाता है 2 -3 दैट इज -1। x की वैल्यूज अगर √3 से 2 तक में है तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू of x square that will become 3 minus 3 that is 0। और अगर x का वैल्यू exactly 2 है then in that case ये बन जाएगा 4 minus 3 and that is 1, perfect। अब डिसकंटिन्यूटी यहाँ से देख लेते हैं। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा, -3, 0 पे राइट हैंड लिमिट -3 है एंड 0 पे फंक्शन का वैल्यू भी -3 है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूटी है। 1 पे देख लेते हैं, इंडिविजुअल इंटरवल पे तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, वो कांस्टेंट फंक्शंस है, तो इंडिविजुअल इंटरवल में तो सारे कॉन्टिन्यूअस ही है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट। बस जहां कहीं भी ये इंटरवल चेंज हो रहा है वो चेंजिंग पॉइंट पे आपको बस चेक करना है। तो बता दें 1 माइनस पे -3, 1 प्लस पे -2, मतलब जहां कहीं भी वैल्यू चेंज होता हुआ दिख रहा है ना आपको वहां वो डिसकंटिन्यूटी दे देगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट विल गेट इज एट 1 पे ही तो चेंज हो रहा है ना, सेकंड इज एट √2, थर्ड एट √3 एंड फोर्थ एट 2, राइट। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिले, यहाँ पे आप मार्क कर दें, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4, करेक्ट। अब g ऑफ x पे आ जाते हैं बच्चे। g ऑफ x ये फंक्शन है, f ऑफ x कॉमन आ गया एंड दिस इज mod x प्लस mod of 4x -7, ठीक। बच्चा ये फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है,
इससे भी तो सिंप्लीफाई करना बनता है। और दो दो मॉड है, मॉड किसके अबाउट सिंप्लीफाई होता है बेटा, जहां ये वैल्यू 0 बनता है ना, उन्हें हम ब्रेकिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो इस फंक्शन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो 0 एंड 7/4 के अबाउट तो स्प्लिट हो गई, ब्रेक हो गई, लेकिन अलॉन्ग विथ इट एफ ऑफ एक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो एफ ऑफ एक्स भी जहां जहां स्प्लिट हो रहा है वहां पे भी वो स्प्लिट हो गई, राइट। तो एक काम करते हैं, जितने भी स्प्लिटिंग पॉइंट हमारे पास जी ऑफ एक्स के लिए क्रिएट हो रहे हैं ना, लेट्स जस्ट राइट देम डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर गड़बड़ होगा ना पूरा सोल्यूशन हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमारे लिए 0 है और इसके लिए भी 0 है, राइट। नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट हमारे लिए 1 है, उसके बाद √2 है, फिर है √3, 7/4 भी है। 7/4 का अगर हम वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है बेटा, 1.75, राइट, एंड √3 क्या होता है 1.72, सो डेफिनेटली 7/4 यहाँ पे आ गया एंड देन 2, डन। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग करना है ओपन इंटरवल में, फाइन। तो हमारे लिए ये तो मैटर करता ही नहीं है, हमें बस यहीं तक जाना है और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही है। अब एक एक इंटरवल के अंदर बच्चे हम जी ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दैट्स इट, ठीक। तो इसी के साथ ही लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक। बच्चे -½ से 0 जो हमारा पहला इंटरवल है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट तो 2 पे हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है -3, एंड ये क्या आ जाएगा देख लेते हैं, -½ से 0 मतलब ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -x -4x + 7 7 -5x। बच्चा डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, हियर वी हैव -3 × 7 -5x। अब बच्चा इस इंटरवल पे आ जाओ, 0 to 1, 0 to 1 के इंटरवल में ये तो है -3 एंड 0 से 1 में ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, सो 7 -4x + x, सो दैट इज 7 -3x, ठीक है। बस थोड़ा सा इतना ही लिखना है बेटा, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन इसमें लेंथी जाते हैं, मतलब थोड़ा सा राइटिंग आ जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकता। 1 से √2 के इंटरवल में ये तो लिख गया, अब 1 से √2 के इंटरवल में ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, क्योंकि ये 7/4 के राइट में अपना साइन चेंज करेगा, बाकी हर जगह तो यही सिचुएशन बना रहेगा, दैट मीन्स 7 -3x, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में भी आप देखें, क्या वो 7 -3x ही रहेगा ना, कहां तक ये 7 -3x बना रहेगा बेटा, इस केस तक, राइट। बस इसके बाद का जो केस होगा वो √3 से 7/4, उसके लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0, एंड लास्ट इंटरवल विल बी 7/4 से 2, 7/4 से 2 तक में भी ये 0 ही है, तो ये भी रह जाएगा आज 0। तो क्या हम इसे कंप्लीटली विद इन दिस इंटरवल 0 कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग करने हैं, तो कंटिन्यूटी से बिगिन कर लेते हैं। आप बताओ बेटा, 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है -21, 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है -21, कंटिन्यूटी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो मैंने शॉर्टकट बताया वही आप यूज करो। बच्चे अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 मिलेगा, दैट इज 15, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 आपको मिलेगा 9, दोनों अनइक्वल है, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो क्रिएट हो गई। आगे बढ़ते हैं 1 पे, 1 पे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो गई। अब √2 पे चेक करते हैं, ये दोनों पार्ट तो सेम है, आप देख सकते हैं, है ना, तो √2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों सेम है और ये दोनों नॉन जीरो भी है, तो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों अलग अलग चीज तो हमें देंगे ना, तो डिसकंटिन्यूटी √2 पे भी आ गई। और √3 पे देख लेते हैं, ये 0 है बेटा, वेयर इज दिस इज नॉन जीरो, क्लियर है, देयर इज डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चा ओवरऑल हमारे पास कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं, 4 पॉइंट्स, है ना, सो हियर एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये फंक्शन है रियल टू इंटरवल, ध्यान देना, be a continuous function, then which of the following functions has or have the value 0 at some point in the interval 0 to 1। देखो ये जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं उसका वैल्यू 0 बने विद इन दैट इंटरवल, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब, ठीक है। अदरवाइज दूसरे भी तरीके हैं और उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस भी आगे हमें मिलेंगे, तो वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला अटेंशन हमारे जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम पे। बता दें बेटा, एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट, एंड ये तो एक कांस्टेंट है ना, ये इंटीग्रेट होगा, टी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो दिस इज ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव, साइन विद इन द इंटरवल 0 to π/2 इज पॉजिटिव, तो ये इंटीग्रेट होकर कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करेगा, एंड एफ तो बच्चा हर जगह पे ही पॉजिटिव है, तो सम अप होके वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी 0 तो बन ही नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे आप इसे रोल आउट कर सकते हो। सो दिस इज क्रॉस्ड। इस पे आ जाए बच्चा, ये मैं ले लेती हूँ जी ऑफ एक्स, आप बता दें जी ऑफ 0 इज व्हाट,
0 ये खत्म हो गया बेटा, 0 π/2 ये हो गया 0, 0 से π/2 के इंटरवल में एक पॉजिटिव क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या देगा, ये पॉजिटिव होगा विथ माइनस साइन, दिस इज नेगेटिव, राइट। एंड g ऑफ 1 क्या आएगा, 1 माइनस, ध्यान से देखो यहाँ 1 माइनस 0 टू π/2 माइनस 1, बच्चा ये अप्रॉक्स कितना है, π/2 इज व्हाट 1.54 माइनस 1.54, बस उतना सा ध्यान रखना। ये जो है f ऑफ t cos t dt, ठीक बच्चा ये 0 से 1 में है, ये 0 से 1 में है, ओवरऑल ये 0 से 1 में है, राइट। तो 0 से 1 के बीच के वैल्यू को जो आप इंटीग्रेट करते हैं विद इन दिस इंटरवल, तो एट मार्क्स हमें कितना दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या आ सकता है। यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है अगर मैं उसे h ऑफ x कंसीडर करती हूँ तो h ऑफ x का जो कंप्लीट वेरिएशन पॉसिबल है वो 0 से 1 के बीच में है। अब चाहे इक्वलिटी भी इंक्लूड कर दो दोनों तरफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अगर मैं तीनों तरफ इंटीग्रेट करती हूं तो ये है लिमिट 0 टू π/2 माइनस 1, और इस तरफ 1 को इंटीग्रेट करोगे विद इन दिस इंटरवल, क्या वो ये होगा, एंड ऑन द लोअर साइड इट विल बी 0। तो क्या यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है, ये जो कोई भी वैल्यू है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन 0 एंड ए वैल्यू व्हिच इज स्मॉलर देन 1। तो अगर 0 से 1 के इंटरवल में रेंज देता हुआ कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं विद इन इंटरवल a टू b, देन इन दैट केस उसका रेंज हमेशा 0 टू b माइनस a ही आएगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट पॉसिबिलिटीज। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो कोई भी वैल्यू आएगा ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा, राइट। इनफैक्ट आप स्पेसिफिकली ये भी कह सकते हो कि ये जो कोई भी वैल्यू आएगा 0 से π/2 माइनस 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब आप 1 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जो 0 से 1 के बीच में है, तो क्या वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, यस। सो इन बिटवीन कहीं ना कहीं तो ये 0 बनेगा। अब आ जाए इस पे, बच्चा इसको मैंने ले लिया g ऑफ x, g ऑफ 0 का वैल्यू बता दें, this is 0 minus a value which is positive, so this is negative, and बचा 1 पे बता दें, this is 1 minus a value which is between 0 and 1, that will come out to be what, positive, right। so in between ये कहीं ना कहीं तो 0 बनेगा ही, continuous है ना। लास्ट में आ जाए बच्चे, ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, ये जो वैल्यू है बच्चे जब x का वैल्यू 0 से 1 में होगा, कोई भी वैल्यू आप लेके देख लो, क्या ये 1 से बड़ा ही आएगा, हमेशा आएगा ना। और ये वैल्यू 1 से छोटा, ये वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। सो दिस कैन नेवर होल्ड ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। आपको बताना है इनमें से कौन से जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो एक तो तरीका होता है कि इन जनरल आप आई लेके चेक कर लो कहाँ कहाँ किस किस आई के लिए डिसकंटिन्यूअस आएगा। दूसरा तरीका है छोटे छोटे से वैल्यूज है तो आप इंडिविजुअली पुट करते हुए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअली करना चाहें, देखते हैं, ओरली ट्राई करेंगे, ठीक है। बच्चा ये है 0, अब ये जो कुछ भी आएगा फाइनाइट ही आएगा, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं। 0 मल्टीप्लाइड विद फाइनाइट वैल्यू दैट इज 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट 0 multiplied with anything that will still be 0 only, and function value is also 0। तो बच्चा यहाँ पे फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन एक है which of the following points the function is discontinuous, तो ये आपको मार्क नहीं करना है। अब बच्चे 1 पे चेक करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये देखो, और ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट मल्टीप्लाइड विथ फाइनाइट सम फाइनाइट वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बस आप स्ट्रेट अवे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड इट में चेंज, ठीक है। 1 पे आ जाते हैं बच्चे, स्ट्रेट अवे यहीं पे आते हैं ना, यहीं पे तो वर्क करना है। तो 1 माइनस पे ये हमें देगा 0 एंड 1 प्लस पे ये हमें देगा 1, दैट इज द ओनली चेंज। तो बता दें लेफ्ट हैंड के केस में ये हो गया 1 एंड कॉस पाई, ये हो गया बेटा 1 माइनस h एंड ये है 0, राइट, लेफ्ट हैंड के केस में। तो ये आ जाएगा 1, सो कॉस पाई इज -1, तो ये है -1। राइट हैंड लिमिट के केस में कहाँ पे चेंज आएगा आप बताएं, यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 2। बचा इवन टाइम्स पाई के लिए ये देगा 1, तो ये आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। 2 पे आ जाते हैं उसी तरह से, बचा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, यहीं पे देखें 2 कॉस पाई, स्ट्रेट अवे से 2 ही लिख देते हैं, और ये है 2 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ध्यान देना है, h लिख के करना है, 2 माइनस h के लिए वो है 1। तो बच्चा अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे जो है ना एक वैल्यू का फर्क आ रहा है, राइट, ये एक ज्यादा है, तो एक ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा। कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए -1 आता है और इवन के लिए +1 आता है, तो दोनों का वैल्यू तो साइन से डिफर करना ही है, करना है। तो यहाँ पे भी
ये हमें डिसकंटिन्यूटी ही देगा। एंड x इक्वल टू -1 पे भी यू कैन एक्सप्लेन इट इन द सेम वे। 0 पे ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में था, तो इस रिजल्ट को उसने पूरी तरह से उस 0 के वजह से नलीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चा डिसकंटिन्यूटी तो क्रिएट ही होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फंक्शन एफ जी रियल टू रियल है, टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f dash x is this, okay, and f of 1 g of 2 is 1, then which of the following statements is or are true। ठीक, तो क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, f dash भी है, g dash भी है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। f dash x is equal to e power f of x into e power minus g of x। g dash x की तरफ हम g of x वाले टर्म को रखेंगे, इसे हम कर देंगे इधर शिफ्ट, तो e पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स। बच्चा डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स को तो हम हटा ही देते हैं, हमें इंटीग्रेट ही तो करना है। अब इंटीग्रेशन बेटा e पावर माइनस टी डी टी, दैट इज माइनस ऑफ e पावर माइनस टी, एग्जैक्टली उसी तरह से। ठीक है, एंड बच्चा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज नहीं लेना चाहते हैं देन इन दैट केस यू डू हैव अ चॉइस कि आप लिमिट 1 to 2 ले लो, क्योंकि उन्हीं के वैल्यूज हमें पता है और उन्हीं के रिस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो 1 to 2, 1 to 2, परफेक्ट। अब दोनों तरफ से हम माइनस साइन को नलीफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दिस इज e पावर माइनस एफ ऑफ 2 माइनस e पावर माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू e पावर माइनस जी ऑफ 2 माइनस e पावर माइनस जी ऑफ 1। एकदम केयरफुली साइंस का बिल्कुल ध्यान रखते हुए अब देख लो इनमें से किसका वैल्यू हमारे पास है। f ऑफ 1 है, g ऑफ 2 है। f ऑफ 1 मतलब ये बन जाता है e पावर माइनस 1 1 बाई ई, और हमारे पास g ऑफ 2 का वैल्यू है, तो ये हो गया 1 बाई ई। अब e पावर माइनस एफ ऑफ 2 प्लस e पावर g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 बाई ई, दैट वी हैव कंक्लूडेड, राइट। हमारे पास और कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड। अब ऑप्शंस पे आ जाएं। f ऑफ 2 लेस देन, f ऑफ 2 ग्रेटर देन, मतलब इस तरह का हमें कंपैरिजन करना है, और वो भी पर्टिकुलरली इनके बारे में। बच्चे यहाँ माइनस साइन है, ध्यान देना। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के वैल्यू को अगर हमें प्रिडिक्ट करना है तो आप बताएं 2 बाई ई माइनस ई पावर माइनस जी ऑफ 1। बच्चा ये जो कुछ भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, e का पावर में जो भी आउटपुट आएगा वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। तो 2 बाई ई से जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ये वाला वैल्यू 2 बाई ई से स्मॉलर ही रह जाएगा? इसका मतलब दिस इज लेसर देन 2 बाई ई। सो e पावर माइनस एफ ऑफ 2 इज लेसर देन 2 बाई ई। बच्चा लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ टू द बेस e, ओके। e बेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 1 से बड़ा है, तो सेम इनइक्वलिटी साइन विल रिमेन वैलिड, ओके। लॉग माइनस एफ ऑफ 2 लॉग 2 बाई ई बेस ई। अब बच्चा ये होता है माइनस एफ ऑफ 2 दैट इज स्मॉलर देन लॉग 2 माइनस लॉग ई, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग 2 माइनस लॉग ई टू द बेस ई, दैट इज 1। अब बच्चे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन विल गेट रिवर्स्ड। ठीक है, सो एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आ रहा है 1 माइनस लॉग 2, परफेक्ट है। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर हम इस टर्म को इस तरफ रखते हैं और इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, कैन वी कंक्लूड दैट दिस इज लेसर देन 2 बाई ई। और आप यहाँ से डायरेक्टली भी कह सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, तो डेफिनेटली दोनों ही लेसर देन 2 बाई ई रह रहे होंगे, राइट। तो दोनों के लिए सेम ही कंक्लूजन आएगा बेटा, दैट इज g ऑफ 1 इज ग्रेटर देन दिस। फाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फंक्शन रियल टू रियल है बेटा। वी से दैट f has property 1, property 2, then it says which of the following options is or are correct। क्या ये फंक्शन प्रॉपर्टी नंबर 1 को फुलफिल करता है, आपको चेक करना है। ठीक है, एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना है। x पावर 2 बाई 3 प्रॉपर्टी 1 को बस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बता दें। f ऑफ h पावर 2 बाई 3 इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, f ऑफ 0 वो तो आ जाएगा 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड h। ठीक है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मॉड्यूलस का प्रेजेंस है, आप चाहो तो इसे दो केसेस में हैंडल कर लो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लेते हुए। और अगर हम लॉजिकल ग्राउंड पे इसे देखें ना, ये h चाहे प्लस h के फॉर्म में है या माइनस h के फॉर्म में है, जैसा भी है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसका मतलब h का जो नेट प्रेजेंस है, चाहे माइनस साइन के साथ है या प्लस साइन के साथ है,
हाफ के फॉर्म में है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम h के प्रेजेंस को देखें ना 2/3 माइनस 1/2, आप सिर्फ इतना सा देखो ये जो पावर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर h का प्रेजेंस पॉजिटिव आ रहा है इन द न्यूमरेटर, इसका मतलब h यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा कैंसिलेशन के बाद भी, और h टेंड्स टू 0 पे 0 बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट छोटा हो कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो, इन दैट केस वैल्यू अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 का फॉर्मेशन होगा, राइट। और आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके खुद ही इसे कर लो, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया बाय दिस, एंड वी नो द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, सो विल से यस इट एग्जिस्ट्स एंड इज फाइनाइट। 0 है ना, तो फाइनाइट है, परफेक्ट। बच्चा आप बी ऑप्शन पे आ जाएं। मॉड x, क्या ये प्रॉपर्टी नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है? चेक कर लेते हैं। मॉड h एंड मॉड ऑफ 0 दैट इज 0, एंड डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। एग्जैक्टली उसी तरह से करो, क्योंकि 0 जो है ना उसमें प्लस साइन लगा दे माइनस साइन लगा दे वो 0 ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 0 वाले ही तो केसेस है ना, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस केस में तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाली है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ मॉड h है और यहाँ पे मॉड h है, तो बच जाएगा ये h टेंड्स टू 0 पे बचा, ये तो हमें 0 ही देगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ये भी ट्रू है, राइट। x मॉड x, प्रॉपर्टी नंबर 2 को अब हमें वेरीफाई करना है x मॉड x के लिए, तो बता दें दिस इज h मॉड h, ये तो है 0, ये है h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ना एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, यहाँ पे h स्क्वायर यहाँ पे h स्क्वायर, तो अब तो आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा, क्योंकि साइन डिफर कर सकता है, ठीक है। तो अगर h ग्रेटर देन 0 है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट, इन दैट केस इट इज h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1, और नेगेटिव के लिए ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड दैट इज -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, h को कर दो कैंसिल, और ये तो हमें ऑलरेडी पता है, h अगर पॉजिटिव है तो +1, h अगर नेगेटिव है तो -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या आया? इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इस फंक्शन पे आ जाए, साइन x प्रॉपर्टी नंबर 2, तो बताएं साइन h माइनस साइन 0 अपॉन एच स्क्वायर। बच्चा जब 0 की बात होती है ना, जब वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो ये h के बराबर ही होता है लिमिटिंग केस में, ठीक है। बच्चा h का प्रेजेंस डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो ये हमें क्या आंसर देगा? प्लस इन्फिनिटी राइट हैंड लिमिट के लिए, माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। जब कोई भी एक साइड का भी लिमिट इन्फिनिटी आ जाता है ना, वी से इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा रूल्ड आउट, फाइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड वेरी सिंपल वर्क ऑल्सो, ठीक है। फंक्शन हमें दे दिया गया है f ऑफ x, g कोई एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, इट सेज अननोन फंक्शन है। प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, वो अंडरस्टूड ये हम सबको पता है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ठीक, इट सेज इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन है तो क्या इसके हेल्प से हम कंफर्म कह सकते हैं कि दिस विल होल्ड ट्रू? तो सबसे पहले कंडीशन को देख लेते हैं कि वो है क्या। g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, दैट मीन्स g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू g ऑफ 1, राइट। कॉन्टिन्यूअस है, f इंटू जी डिफरेंशिएबल होगा क्या? विद द हेल्प ऑफ इट कैन बी कन्फर्म से। तो देखते हैं, f इंटू जी एट x इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबिलिटी, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा थोड़ा सा नीट वर्क कर लेना, डिटेल में लिख लेना, थोड़ा हो सकता है लेंगी जाए, राइटिंग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूट सकता। बताएं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी एट 1, तो बचा f ऑफ 1 माइनस h इंटू जी ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। f ऑफ 1 का वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ हमें कुछ लिखना ही नहीं है, एंड दिस इज माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चा इसे हम पॉसिबल एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड, है ना। f ऑफ 1 माइनस h आप बता दे बेटा, मैं इसमें से ना x स्क्वायर को ले लेती हूँ कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, आप चाहो तो पूरे में से x माइनस 1 को आप कॉमन ले सकते हो, एंड यूल बी लेफ्ट विथ x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है बेटा। अब x की जगह पे वी आर पुटिंग 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 दैट इज माइनस h, एंड विद इन ब्रैकेट विल हैव 1 माइनस h। परफेक्ट स्क्वायर वगैरह को एक्सपांड करके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जरूरत जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की पड़ेगी हम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड दिस इज g ऑफ 1 माइनस h अपॉन माइनस h। बच्चा ये माइनस h हो जाता है कैंसिल, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ, ध्यान से देखना, h टेंड्स टू 0 की बात हो रही है, तो ये है 1 प्लस साइन 1, 1 प्लस साइन 1, और मैं इसे लिख देती हूँ g ऑफ 1 माइनस,
ठीक है बेटा। एंड हमें ऑलरेडी पता है g ऑफ 1 माइनस है g ऑफ 1, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, फाइन है। ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा बहुत चेंज करके इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, ये होगा g ऑफ 1 प्लस h। g ऑफ 1 प्लस h सेम है g ऑफ 1, तो उसके बारे में तो बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आएगा h, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो अब बता दें, हम यहाँ पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये बन जाएगा h। तो यहाँ है h का प्रेजेंस, एंड देन वी हैव 1 प्लस h का स्क्वायर, एंड देन वी हैव 1 प्लस h हियर, एंड ये तो है g ऑफ 1, नीचे है h, ये हो जाता है कैंसिल। तो बच्चे यहाँ से हमें एग्जैक्टली वही चीज मिल रही है ना, g ऑफ 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, और किस ग्राउंड पे है, इस कंडीशन के हेल्प से, है ना। और बच्चा अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं होते ना, अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं होती तो हम थोड़ी कंफर्म कर पाते, नहीं ना। सो वी वुड से यस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल होना कंफर्म्ड है, डन। अब इसका रिवर्स वर्क आप देखो, अगर ये डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये, जिसमें से आप इसे तो आज इट इज लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख दो आज g ऑफ 1 माइनस, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं g ऑफ 1 प्लस। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो कंफर्म हो जाता है कि g ऑफ 1 प्लस इज g ऑफ 1 माइनस। नाउ क्वेश्चन सेज, क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि g इज कॉन्टिन्यूअस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए सिर्फ दोनों तरफ का लिमिट इक्वल होना जरूरी नहीं है, हमें g ऑफ 1 का भी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देन क्या f इंटू g डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1? तो बच्चा इसका आंसर तो हम ओरली ऐसे ही दे सकते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तभी कंफर्म हो जाता है कि वो f इंटू जी को डिफरेंशिएबल बना देगा। और बच्चा डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, राइट। तो ये तो ट्रू है यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। अब डी ऑप्शन पे आए, इफ f इंटू जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, अगर ये है तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि g की कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो हम कोई भी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। जब हम कॉन्टिन्यूटी को ही डिस्कस नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूटी पे ही क्वेश्चन मार्क है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को कंफर्म कैसे कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा -π/2 to π/2, कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ 0 1 है, एंड ये हमें दे दिया गया है, ये इंटीग्रल है, ध्यान देना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? लैंग्वेज, द इक्वेशन f of x minus 3 cos 3x equal to 0। f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमारे पास इस फंक्शन का वैल्यू 0 पे तो हमें मिल सकता है, π/3 पे हमें इसका कुछ पता नहीं है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम तो यहाँ यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए दो जगह पे हमारे पास फंक्शन का वैल्यू तो होना चाहिए, राइट। अब इमीडिएटली आपको हिंट मिलता है, ध्यान देना, जो इस तरह के लैंग्वेज होते हैं हम उन्हें रोलिस थ्योरम में भी यूज करते हैं, लैग्रेंज थ्योरम में भी वो यूज में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम में भी यूज में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम तो यहाँ पे हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, रोलिस एंड लैग्रेंज थ्योरम, राइट। और दोनों के लिए जो कंडीशन होता है, f of x is continuous in the closed interval a to b is differentiable within the open interval a to b, ये कॉमन कंडीशन होता है। एंड रोलिस थ्योरम के लिए क्या होता है, अगर f of a is equal to f of b है, then f dash c is equal to 0 has at least one solution within the interval a to b। और लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है, f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c, c has some solution within the interval a to b, यही है ना। और दोनों ही थ्योरम में डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है, किसके सोल्यूशन के बारे में हो रहा है, f dash c, c को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, f dash रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस थ्योरम फेल हो जाता है तो आप इमीडिएटली चले जाएं रोलिस एंड लैग्रेंज थ्योरम के डायरेक्शन में सोचें, उसके लिए हमें ये डेरिवेटिव चाहिए ऑफ सम फंक्शन। तो अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ओरिजिनली हमारा फंक्शन क्या होगा, तो क्या हम इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, मैं इसे लिख देती हूँ 0 to x, क्योंकि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f of x आ जाएगा, और बच्चा इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x, करेक्ट है। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा। तो ये हमारे लिए वो फंक्शन है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये उसका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इमीडिएटली चेक कर लो g ऑफ a क्या है, g ऑफ a 0 to 0, बच्चा ये है 0 तो ये आ गया 0, एंड g ऑफ π/3 क्या है बेटा, 0 to π/3 इसका वैल्यू हमारे पास है 0, और ये साइन पाई 0, बच्चा दोनों का वैल्यू सेम आ गया। रोलिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड हियर, सो यू कैन इमीडिएटली से g of a is equal to g of b would mean g dash x equal to 0 has at least one solution within the interval a to b, परफेक्ट है। सो दिस इज ट्रू। सेकंड ये है, फिर से f of x का इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो फिर से हम इसे इंटीग्रेट करके फंक्शन क्रिएट करेंगे।
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to x। बच्चा इसका इंटीग्रल आप बता दें, दैट इज प्लस कॉस 3x। परफेक्ट। और आप चाहो तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो, और अगर नहीं इंक्लूड करना चाहते हो ऐसे भी छोड़ सकते हो। इंक्लूड करके करने का प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी पता है, इसे इधर लाओगे और इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। मैं एक्सक्लूडिंग दैट आपको बता देती हूँ। आप बताओ बेटा, g ऑफ 0 हमारे लिए क्या है, 0 to 0 एंड दिस इज 1। बच्चा g ऑफ π/3 क्या है, 0 to π/3 इंटीग्रल इज 0 एंड ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब लाग्रांजियस थ्योरम हम यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों वाले तो अनइक्वल है। सो इसे g ऑफ π/3 माइनस g ऑफ 0 अपॉन π/3 माइनस 0 इक्वल टू g डैश x होल्स ट्रू फॉर सम x विद इन द इंटरवल 0 to π/3। और बच्चा यही तो है -6/π जो हमें इधर गिवन है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाएं, x 0 to x f of t dt, x टेंस टू 0 की बात हो रही है तो ये तो है 0 और डिनोमिनेटर भी 0 है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इमीडिएटली वी आर गोइंग टू अप्लाई LH रूल, ठीक है। और एक और चीज, आप LH रूल अप्लाई करने से पहले इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह है ना बेटा, e पावर x स्क्वायर -1। आप एक्सपांशन भी यूज कर सकते हो। देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज ले लेती हूँ, x स्क्वायर। तो बच्चे ये तो 1 को अप्रोच करेगा, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू -x स्क्वायर। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, एक x को कर देते हैं कैंसिल। देखो आपका काम कितना सिंप्लीफाई हुआ। अगर आप डायरेक्टली LH रूल अप्लाई किए होते ना तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता। अब वो स्टेप से आप बाहर आ चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ एफ ऑफ टी dt 0 to x एंड बच्चे डिनोमिनेटर में है -x, x टेंस टू 0 पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो बता दें x टेंस टू 0 पे 0/0 फॉर्म है, हमने LH रूल अप्लाई किया एंड x टेंस टू 0 पे बच्चा f ऑफ 0 का वैल्यू है 1, दिस इज -1 इज करेक्ट। एग्जैक्टली उसी तरह से 0/0 फॉर्म है, आपको काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप इमीडिएटली LH रूल पे चले जाएं। आप कह सकते हैं कि sin x एक x के साथ जब मिलेगा तो 1 क्रिएट करेगा। ये इसका वैल्यू तो हमें मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यू के लिए हमें LH रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो LH रूल जब हम इसे इसमें अप्लाई करेंगे ना तो f ऑफ x अपॉन 1 आ जाएगा और x टेंस टू 0 पे ये 1 है तो -1 तो ये नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हमारे पास 4 फंक्शंस है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि जो कॉलम मैचिंग है वो किस तरह की है। द फंक्शन f1 f2 f3 f4 नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक काम करते हैं ना, चारों ही फंक्शन की ना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द आंसर। एक और चीज चेक कर लेते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। यस, ओनली एट 0। काम बहुत सिंपल सा रह गया। यहाँ देखें बेटा, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, स्क्वायर रूट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंपोजिशन विल बिकम कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, फाइन। और जब विद इन द डोमेन ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, 0 तो विद इन द डोमेन है ना, यहाँ पे हमारे पास मेंशन भी है, f1 का जो डोमेन है वो R है, फाइन। डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम पर्टिकुलरली एट 0 ही चेक कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा f1 डैश 0 माइनस, so that would be f1 0 minus h, that is sin 1 minus e power minus h square square root minus f1 of 0, इसके लिए 1 1 0 sin 0 0, nothing to write। डिनोमिनेटर में आ जाएगा minus h, h tends to 0, फाइन। क्लियरली 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है बच्चा, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो sin t/t फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। sin स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस ए स्क्वायर। इससे हमने डिवाइड किया तो हमने कर दिया इसे मल्टीप्लाई, राइट। एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास माइनस एच, बच्चा ये वैल्यू तो बन जाता है 1। बस आप इस पे अब ध्यान दे दो कि ये वैल्यू क्या देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ प्रेजेंस इस तरह से बन रहा है ना, ई पावर x -1 इसका नेगेटिव साइन के साथ है, बट इस तरह का प्रेजेंस बन रहा है तो ये आज स्टैंडर्ड रिजल्ट x टेंड्स टू 0 पे 1 देता है, ये तो हम सबको याद है। तो अगर हम उसका यूज लेना चाहें, h नेग्लिजिबल स्मॉल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इस h को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहूँ, विल दैट बी a स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज है, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मॉड x होता है, h पॉजिटिव है, दैट विल बिकम h, ठीक है। बच्चा अब आप आंसर करें, कैन आई राइट दिस एज माइनस ऑफ ई पावर माइनस ए स्क्वायर -1, क्योंकि मुझे तो इसी ऑर्डर में चाहिए। एंड डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, मैंने इसे कर दिया माइनस ए स्क्वायर, परफेक्ट है बच्चा। ये तो है 1, सो विथ ए माइनस साइन दिस इज -1। क्या है ये? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ दिस, एंड हियर वी हैव प्लस, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चा यहाँ पे पूरे में बस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो गया प्लस। तो बच्चा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है,
परफेक्ट। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं सभी फंक्शन को सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनमें अटेंशन देते हैं तो कोई भी दो को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है, तो आपको चारों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चेक कर लेना। अब आ जाए सेकंड फंक्शन पे बेटा, f2 mod sin x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल टू 0। जीरो पे ही हमें डिस्कस करना है, तो बता दे 0 प्लस के लिए ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा ओनली sin x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x, x टेंस टू 0 पे 1 देता है, पता है ना हम सबको, sin x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, सो x टेंस टू 0 प्लस है, पॉजिटिव है इसीलिए हमने मॉड को रिमूव किया है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा। और बच्चे 0 पे ये और ये, इन सबको तो आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये राइट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे ना, 0 माइनस के लिए ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन प्रोड्यूस होगा, तो माइनस साइन x अपॉन tan इनवर्स ऑफ x। तो अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, तो क्या आ गया बच्चे, डिसकंटिन्यूअस आ गया। और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 0 और नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, f3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन log x प्लस 2, हमें x इक्वल टू 0 की बात करनी है। बच्चा राइट हैंड लिमिट सबसे पहले ले लेते हैं, बताओ क्या आ जाएगा, साइन log टू द बेस e है ना, और ये आ जाएगा आज 2 प्लस h, डन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट है तो h को हमें कंटिन्यू करना है टिल द एंड। अब बच्चे ये बताओ, ये जो कोई भी वैल्यू आएगा, क्योंकि log टू द बेस e एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटकम ये देगा, 2 प्लस h का आउटकम थोड़ा सा उससे स्लाइटली ज्यादा होगा। ठीक है, हमें वैल्यू नहीं पता तो हम यहाँ पुट तो नहीं कर पाएंगे, हमें बस एनालाइज करते हुए चलना है। तो जो भी वैल्यू है log टू बेस e से स्लाइटली बढ़ाएगा, स्लाइटली। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन ऑफ इट। बच्चा log टू बेस e अप्रॉक्स वैल्यू बता दें, क्या वो वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा? कैसे पता लगाते हैं, 2 जो है e के कौन से दो पावर के बीच में आता है, e पावर 0 एंड e पावर 1 है ना। सो कैन वी से log 2 का जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर ये जो एंगल है साइन के लिए 0 से 1 रेडियन के बीच में, 1 रेडियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, और साइन 57 डिग्री 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा 0। राइट, ये हो गया बच्चे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी क्योंकि 2 माइनस h हो जाएगा, अप्रॉक्स ये 2 ही होगा, तो ये वैल्यू फिर से 0 से 1 के बीच में ही होगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली इधर उधर होगा। साइन ऑफ 57 डिग्री और 57 डिग्री से थोड़ा इधर हो जाए, जो भी आएगा ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। राइट, सो कैन वी से ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 0। अब ले लेते हैं फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली एट 2, बच्चा सेम सिचुएशन, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, ध्यान से समझना, जब हम 0 के नेबरिंग प्लेस पे बात कर रहे थे तो यहाँ जो एंगल आ रहा था ना वो 57 डिग्री के आसपास का आ रहा था, एंड साइन ऑफ 57 डिग्री का जो आसपास का रीजन है उन सबके लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू विल गिव अस आउटकम आज 0 ऑल थ्रू आउट। राइट, दैट मीन्स उस इंटरवल में ये फंक्शन एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो डिफरेंशिएबल तो हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस है ना बच्चे, इसमें एक और तरह का ऑप्शन यूज हुआ है, माइंडेड। इट सेज क्या एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कैसे चेक करोगे? एफ डैश एक्स की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल था, यहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल था, और यहाँ पे पहली बार जहाँ हमें डिफरेंशिएबल ये मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी हमें चेक करना है क्या एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जो एफ डैश एक्स आ रहा है हमारे पास क्या है, तो बच्चा एफ डैश हमने देखा कि 0 प्लस पे वो 0 दिया, एफ डैश हमने देखा 0 माइनस पे भी वो 0 दिया, और एफ डैश 0 पे भी वो 0 ही है क्योंकि एज ए कांस्टेंट फंक्शन मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो जब ये तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, डज इट मीन दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस, द डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देन इसमें आ जाए बच्चे लास्ट वन, इट इज फोर्थ, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। सबसे पहले लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए इसी को ही हमें यूज करना है, तो x टेंड्स टू 0 पे बच्चा ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन एक्जैक्टली तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसे 0 बना देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू का एसोसिएशन होता तो ये अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, इट इज कॉन्टिन्यूअस। फाइन, अब हमें बात करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए बच्चे कोई डायरेक्ट चीज आप नहीं कर पाओगे, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, क्विक हो जाना है। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x की जगह पे -h
साइन ऑफ एंड एफ ऑफ जीरो जो कि है जीरो अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू जीरो। बच्चा ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है। ऑसिलेटिंग वैल्यू जब भी जीरो से एसोसिएट होता है तब वो वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज तो अनडिफाइंड कहलाता है। अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की भी बात करें तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये ऑसिलेटिंग होगा, एक एच यहाँ पे सेव होगा तो रिजल्ट को जीरो बना देगा, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, राइट। अब देखना है क्या इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स फ्रेम करना होगा बेटा। एफ डैश एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए वो इस डेफिनेशन से हैंडल हो। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, एंड ये है x नॉट इक्वल टू जीरो पे एंड x इक्वल टू जीरो पे, तो अभी अभी हमने फाइंड किया ना डेरिवेटिव दैट की अमाउंट टू बी जीरो, ठीक है। यहाँ से हम चेक करेंगे, वहां पे हम डायरेक्टली कह पाए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंजर का इन्वॉल्वमेंट था। अब बताएं एफ डैश एक्स एक्स टेंस टू जीरो पे हमें क्या देगा, ये तो बच्चा आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग है एसोसिएटेड विद जीरो, ये ऑसिलेटिंग वैल्यू है, ये जीरो के साथ एसोसिएट नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अब कैलकुलेट नहीं हो सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली इज कॉल्ड मैथमेटिकली अनडिफाइंड, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं बनेगी। फाइन, नेक्स्ट बेटा। अब बच्चे ये ऑप्शंस तो आप खुद ही चेक कर लेंगे। हियर फंक्शन है रियल टू रियल, जी रियल टू रियल, एफ हमें दे दिया गया, जी हमें दे दिया गया। देन इट सेज एच ऑफ एक्स एक नया फंक्शन हम बनाएंगे दैट इज मैक्सिमम ऑफ दिस टू विद इन दिस इंटरवल, मिनिमम ऑफ दिस टू विद इन दिस इंटरवल। बच्चा ग्राफिकली प्रोसीड कर जाओ, सिंपल ग्राफ है हमारे पास। सो मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड हमने मूव कर दिया, दिस इज 0,1 एंड एक्स स्क्वायर के ग्राफ को भी बच्चे 1 यूनिट अपवर्ड मूव कर दो। और हमें ऑलरेडी ये चीज पता है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये दोनों मीट करते हैं 0,0 एंड 1,1 पे, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज, बस 1 यूनिट अपवर्ड मूवमेंट ही तो हो गया है ना। फाइन है बेटा। नाउ लुक एट, क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1,2 होगा, क्योंकि 1,1 ही तो अपवर्ड मूव हो गया ना 1 यूनिट, ठीक है। और ये पॉइंट है -1,2। वैसे हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। नाउ टेल मी, क्या हमारा जो फाइनल फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमें मैक्सिमम ऑफ द टू लेना है, मतलब इस तरफ मैक्सिमम को लेना है, मैक्सिमम मतलब द वन विच इज अबव, फाइन। और हमें x ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम लेना है, मतलब द वन विच इज बिलो, ठीक है। अब बता दें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे, शार्प कॉर्नर, क्लियर, आंसर इज 3। फाइन, नेक्स्ट बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिमिट्स के आ गए हैं, ये वाला जैसे आप देखो, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a for which the right hand limit of this is equal to a नॉन जीरो रियल नंबर। हमें a का वैल्यू चाहिए जिसके लिए नॉन जीरो रियल नंबर आना चाहिए। बच्चा जब हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है ना, तो हमने याद रखा है एक्सपांशन 1 + x होल पावर 1/x। अगर किसी को याद नहीं है तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के टर्म्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पैटर्न में नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, बस इतना सा पार्ट आप उसका याद रख लें। तो अगर हमें 1 - x का इन्वॉल्वमेंट यहाँ लाना है तो हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ लुक एट, हमारे क्वेश्चन में 1 - x होल पावर 1/x है और हमारे पास एक्सपांशन इसका है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है ना। और x टेंड्स टू 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है आज e, इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 1/e, तो न्यूमरेटर तो हो गया 0। अब डिनोमिनेटर 0 आएगा नहीं आएगा वो तो a डिसाइड करेगा। अगर a का वैल्यू 0 है तो ये है ही नहीं, तो उस केस में आंसर 0 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने कहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स a का वैल्यू 0 हो नहीं सकता। अगर a नेगेटिव है, इन दैट केस जैसे x -2 है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट विल बिकम 0 × 0, आंसर 0 आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा एंड वही हमारे पास एक चॉइस रह जाता है, बाकी हर केस में तो ये वैल्यू हमें 0 ही देगा। तो अब हमें क्लियर है कि a जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करना है, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए बेस्ट चॉइस है यूज एक्सपांशन। कुछ भी इधर उधर का करना नहीं है, 2 स्टेप में यू आर थ्रू, ठीक है। हमारे पास एक्सपांशन इसका है तो मैं इमीडिएटली इसे लिख देती हूँ, फाइन, -1/e अपॉन x पावर a, ठीक। अब बच्चे यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, e माइनस 1 - x होल पावर -1/x, e 1 - x पावर -1/x इंटू x पावर a, लिमिट x टेंड्स टू 0। परफेक्ट है यहाँ तक। अब देखें
इसका एक्सपांशन क्या है बेटा, हियर इट इज। तो अगर हम इसे एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं तो ये ई इसे कर देता है कैंसिल, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज, लिख लेते हैं दिस इज माइनस ई एक्स बाई टू। इनफैक्ट हम एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं क्योंकि नीचे भी एक्स का प्रेजेंस है ना, तो हमें उसे हैंडल करना होगा। तो एक्स हमने ले लिया कॉमन, यहाँ रह जाता है एज दिस, एंड दिस इज 11x बाई 24। आगे के सभी टर्म्स के पास एक्स का प्रेजेंस होगा, ठीक। ये है बच्चा ई, और x टेंस टू जीरो पे ना हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, x टेंस टू जीरो पे आप दोनों में देख सकते हैं ये सभी टर्म वैनिश हो जाएंगे। ये हमें देता है ई, लिमिट x टेंस टू जीरो पे, दोनों ही हमें ई देते हैं। तो ये तो बच्चा कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो बस हमें इसके और इसके बारे में ही सोचना है। सो x पावर a परफेक्ट है। x टेंस टू जीरो पे ये है हाफ, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू ही बन गया। तो ओवरऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटीज है वो ये और ये है, और अगर हम उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ x का प्रेजेंस लिख रही हूँ, देखना दिस इज लाइक दिस, एंड वी वांट इट टू बी नॉन जीरो फाइनाइट। कब होगा ये, जब 1 माइनस ए जीरो हो। अदरवाइज अगर 1 माइनस ए पॉजिटिव है तो ये जीरो बन जाएगा, अगर 1 माइनस ए नेगेटिव है तो इन दैट केस दैट विल बिकम इनफाइनाइट। लेकिन हमें चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 1 माइनस ए इज जीरो, दैट मींस ए इज 1। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, लेट द फंक्शंस, ये है बच्चा इंटरवल, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है। इसको तो एक काम करते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं, है ना। एंड देन इट इज कंपोजिट फंक्शन है सी विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 to 1 एट विच एफ ओ जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एंड डी विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ओ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। परफेक्ट है। काम करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करनी है ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रेम ही कर लेते हैं। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1। ठीक है बच्चा, हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन क्या है, -1 से 1, राइट, -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब बच्चा बताएं क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इन्वॉल्वमेंट है एंड दैट इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड एज 1। तो अगर हमें -1 से 1 के इंटरवल में सिंप्लीफाई करना है, हम सिर्फ 0 से 1 के इंटरवल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वही चीज हम रिपीट कर लेंगे, क्योंकि 1 पीरियड है ना, वही लेंथ इसका दोनों तरफ रिपीट होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के इंटरवल में हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो यहाँ मॉड्यूलस का कोई रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, और इसे फर्दर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होते हैं, हम उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो कहते हैं ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x बन जाता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है, 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए 0 होता है, तो रह जाता है x। ठीक है, तो ये 2x + 1। फाइन। अब बच्चा इस पे आ जाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट हम बहुत इजीली विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम करो, इसे आप इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए ये है 0, तो हमारे पास है mod of 2x - 1, एंड mod of 2x - 1 हमें पता है कि अगर x का वैल्यू हाफ से बड़ा है तो ये 2x - 1 बनेगा, और अगर x का वैल्यू छोटा है, हाफ से स्मॉलर है, देन इन दैट केस ये बन जाएगा 1 - 2x। फाइन है बेटा। अब बस हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकली हम इसे डील करेंगे बेटर वे आउट। ठीक है, तो 0 से 1 के इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, और इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें इसे स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 से हाफ के इंटरवल में, तो 0 से हाफ के इंटरवल में ये है और ये है, दोनों ऐड होके बच्चा हमें मिल रहा है आज 2, तो हम ले लेते हैं 2। ठीक है, हाफ तक आगे बढ़ते हैं, हाफ से 1 तक में ये बनता है 2x - 1, ये दोनों ऐड हुए तो ये बन जाता है 4x। ठीक है, हाफ पे 4x का वैल्यू आता है 2, मतलब सेम वैल्यू यहाँ से वो कंटिन्यू करेगा, एंड 1 पे उसका वैल्यू बन जाएगा आज, स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, ये आ जाएगा आज 4। डन बेटा। अब क्योंकि ये पीरियोडिक है तो एग्जैक्टली यही चीज आप -1 से 0 के बीच में ग्राफ कर लो, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस ग्राफ को हम एज इट इज 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो जो 1,4 है 1 यूनिट लेफ्टवर्ड जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा आज 0,4, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये 1/2 है, 1 यूनिट आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -1/2 पे। तो ये बन गया इसका ग्राफ, और ये। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। बच्चा number of points where it is not continuous, only 1 point, तो c का वैल्यू है 1। number of points where it is not differentiable, discontinuity की वजह से non differentiability बनेगा, sharp corner की वजह से, तो 3, 1 + 3 that is 4। फाइन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha be a positive real number, function real to real है, g हमारे पास ध्यान देना अल्फा टू इन्फिनिटी है,
क्वेश्चन ने कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस। कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में ध्यान देना, आपको कंपोजिशन फ्रेम करके लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा चेक कर लो क्या ये पेरेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इन सच केसेस आप लिमिट सिर्फ चाइल्ड फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो आपको कंपोजिशन पे ही लिमिट अप्लाई करना होता। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं लॉग एंड दिस इज रूट एक्स रूट अल्फा अपॉन लॉग ई पावर रूट एक्स ई पावर रूट अल्फा। डन बेटा। एक्स टेंस टू अल्फा प्लस की बात हो रही है, 0/0 फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, इमीडिएटली एलएच रूल। एफ को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसमें हमें वैल्यू तो पुट करना है, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसे करते हैं। तो बच्चा 0/0 फॉर्म एलएच रूल, सो इस इज रूट एक्स माइनस रूट अल्फा एंड देन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एकदम केयरफुली करना है। दिस इज 1/e पावर रूट एक्स माइनस e पावर रूट अल्फा done and then differentiation of this e power root x and then 1/2 root x। ये पार्ट तो कॉमन है, कर देते हैं इसे कैंसिल। अब देखो x टेंस टू अल्फा प्लस है बच्चा, ये वैल्यू तो फाइनाइट ही है, तो एज इट इज इसे हम लिख देंगे, ये वैल्यू भी फाइनाइट है और ये कंबाइंडली 0/0 फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसी पे वर्क करेंगे। ये 2/e पावर रूट अल्फा को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये बन जाता है e पावर रूट एक्स ई पावर रूट अल्फा रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। आप चाहे तो एलएच रूल का यूज ले सकते हैं, चाहे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज ले सकते हैं। मैं बता देती हूँ, अगर आप इसे कॉमन लेते हैं ना तो ये बन जाता है ई पावर, करके बता देती हूँ। एलएच रूल तो आपको यूज करना आता ही है, राइट। सो दिस इज -1 रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। बच्चे हमने ई पावर रूट अल्फा को लिया है कॉमन, ठीक, और ये बन जाता है आज 1 स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट। तो बच्चा आंसर क्या आ गया 2, राइट। और ये 2 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। अब हमें x की पे यहाँ पे 2 पुट करना है, सो साइन 2π/12 दैट इज साइन π/6 एंड आंसर इज 1/2। क्लियर है बेटा। बस थोड़ा सा राइटिंग का इन्वॉल्वमेंट इन क्वेश्चंस में रहता है, क्योंकि हर कुछ हमें लिख के करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, सो क्लोजिंग इट हियर।